बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वजाहत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। और जब हमने ये कहा था कि हमारी अगर सैम्पल इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव होती है तो हमारे जो इन्फ्रेंसेस होते हैं वो इन टर्म ऑफ मीन होते हैं। प्रीवियसली हमने ये देखा था कि हम अपना किसी क्वांटिटेटिव पैरामीटर को जब हम स्टडी कर रहे थे तो हम अपने क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स का जो कंपैरिजंस कर रहे थे वो अमंग द टू ग्रुप कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसको हमने कंट्रोल ग्रुप था, जिसके अंदर हमने किसी ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं किया था, और एक ऐसा ग्रुप था कि जिसके अंदर हमने जो है किसी ट्रीटमेंट को यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हम लोगों की हेल्थ के पैरामीटर ब्लड प्रेशर या बीएमआई को नोट कर रहे थे जब उनको एक पार्टिकुलर डाइट नहीं दी थी, और फिर हमने एक ऐसे ग्रुप के अंदर हम बीएमआई या ब्लड प्रेशर को नोट किया जहाँ पे हमने एक पार्टिकुलर डाइट को जो है वो यूज़ किया था। सो हमारे पास जो हेल्थ पैरामीटर थे वो ब्लड प्रेशर था या बीएमआई था, और उसका हमने कंपैरिजन किया था अमंग द टू ग्रुप्स। और टू ग्रुप्स के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट्स लिए थे या जो हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस ली थी वो दो इंडिपेंडेंट लोगों से ली थी। यानी कि हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो कि लोग यूज़ हुए थे, ग्रुप 2 के अंदर जो लोग यूज़ हुए थे वो डिफरेंट थे। लेकिन सम टाइम हम जब अपनी स्टडी डिज़ाइन करते हैं तो अगर हम किसी अपने क्वांटिटेटिव पैरामीटर के साथ डील कर रहे हैं तो लाजमी बात है हम इन्फ्रेंसेस इन टर्म ऑफ मीन ड्रा करेंगे, लेकिन हमारा जो सैम्पल है वो हमारे पास डिपेंडेंट या रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास एनिमल्स हैं, उनको हमने उनका जो वेट है या उसका जो बीएमआई है उनको एक पार्टिकुलर डाइट देने से पहले हमने उसका नोट कर लिया है। फिर हमने उनको एक पार्टिकुलर डाइट प्लान दिया 15 डेज़ का या 20 डेज़ का, और उसके बाद उनका जो है वो वेट नोट कर लिया है। क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर अंडर स्टडी है या फिनोमिना अंडर स्टडी है वो वेट है या बीएमआई है, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स हमारे पास, दोनों वेरिएबल्स हमारे पास क्वांटिटेटिव हैं। सो हम इन्फ्रेंसेस किसकी टर्म में ड्रा करेंगे जी, इन टर्म ऑफ मीन ड्रा करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि हम एक ही इंडिविजुअल्स के ऊपर बिफोर और आफ्टर सैंपल ले रहे होंगे तो ये जो दोनों सैंपल्स होंगे ये हमारे पास डिपेंडेंट या रिलेटेड सैंपल कहलाएंगे। इसी तरह से हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में कंसर्न हैं, और प्लांट्स की जो ग्रोथ है हमने एक फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले और उन्हीं प्लांट्स के अंदर हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के बाद उनकी ग्रोथ को अगर हम नोट करते हैं तो क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो ग्रोथ पैरामीटर है, चाहे उनकी हाइट है या नंबर ऑफ़ टिलरिंग है, वो एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, और हम उनको बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट या आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र नोट कर रहे हैं, तो ये सैंपल भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये डिपेंडेंट सैंपल कहलाएंगे। हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल में डिफरेंट ये होता है कि इंडिपेंडेंट सैंपल के अंदर जो हमने सैंपल 1 के अंदर ऑब्जर्वेशन यूज़ की हैं उनका सैंपल 2 के अंदर जो ऑब्जर्वेशन यूज़ हो रही होती हैं उनके साथ कोई तल्लक नहीं होता। लेकिन डिपेंडेंट सैंपल के अंदर क्या होता है जी कि जो सैंपल 1 की ऑब्जर्वेशंस हैं नॉर्मली हम उन्हीं को सैंपल 2 के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जिनसे हमने सैंपल 1 के अंदर रीडिंग ली हुई है बिफोर, उन्हीं से हमने जो है वो सैंपल 2 के अंदर रीडिंग लेनी है, या इसके जो सैंपल 1 के करस्पॉन्डिंग हर इंडिविजुअल सैंपल 2 के अंदर हम उसी से जो है ना रीडिंग लेंगे। सो इस किस्म की जब हमारे पास सैम्पलिंग होगी कि हमारे पास सैंपल 1 और सैंपल 2 आपस में रिलेटेड होंगे या आपस में डिपेंडेंट होंगे, तो वहाँ पे हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यूज़ करेंगे। हमने जब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात की थी कि हमने कहा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम एक तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं और दूसरा हम जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, अगर हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने जो है अगर हम पॉपुलेशन मीन म्यू को एस्टिमेट करना था तो उसका पॉइंट एस्टिमेटर हमारे पास क्या था जी, एक्स बार था, और पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू था। तो सैम्पलिंग के अंदर हमने ये देखा था कि ये पॉइंट एस्टिमेटर और पॉपुलेशन पैरामीटर किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था कि ई ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू, वेरियंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर था, और जो स्टैंडर्ड एरर था दैट वाज सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के बराबर था।
तो इसको हमने इस्तेमाल किया था स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर कि हमने किस तरह से पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना। तो पॉइंट एस्टिमेटर हमारे पास एक्स बार आ गया था और इंटरवल एस्टिमेटर हमने इस तरह से बनाया था कि हमने स्टेटिस्टिक्स लिखी थी प्लस माइनस और साथ में स्टैंडर्ड एरर लिख दिया था मल्टीप्लाइड विद जी अल्फ़ा बाई 2 और टी अल्फ़ा बाई 2। सो जो हमारे पास पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट का जो कंसेप्ट है ये भी बिल्कुल हमारे पास सिंगल मीन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्योंकि हम जो डिपेंडेंट सैंपल है उनके डिफरेंस में कनेक्टेड हैं तो हम उनका डी निकाल लेंगे x माइनस वाई। सो जो डी हमारे पास होगा, जो डिफरेंस होगा, उसका पॉइंट एस्टिमेटर हम उसको कह देंगे दैट इज़ इक्वल टू डी बार। और हम पॉपुलेशन पैरामीटर जिसके अंदर इंटरेस्टेड हैं वो है जी हमारे पास म्यू ऑफ डी। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से हमने सैम्पलिंग में पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह से आएंगी, सिर्फ चेंज क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास एक्स बार है वहाँ पे डी बार आ जाएगा और बाकी चीज़ें उसी तरह से बनेंगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी बार इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ डी के बराबर आएगा। वेरिएंस ऑफ जो डी बार है पहले सिग्मा ओवर एन था, अब आ जाएगा जी सिग्मा स्केयर ऑफ डी ओवर एन आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर होगा तो दैट इज़ इक्वल टू पहले था जी एस ओवर एन स्केयर रूट या सिग्मा ओवर एन स्केयर रूट, सो अब आ जाएगा एस डी ओवर एन स्केयर रूट के इक्वल आ जाएगा। सो जब हम इसको स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में पैरामीटर एस्टिमेशन या स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन में यूज़ करेंगे तो स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन हमने कहा था दो तरह की होती है, एक होता है जी पॉइंट एस्टिमेटर। सो हमारे पास म्यू ऑफ डी का जो पॉइंट एस्टिमेटर होगा वो डी बार होगा और दैट इज़ इक्वल टू समेशन डी ओवर एन के बराबर होगा। और जब हम इसकी इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है जी, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू का एक इंटरवल बनाते हैं विद अ हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि पहले हम स्टेटिस्टिक्स लिखते हैं, फिर प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 या जी अल्फ़ा बाई 2 और साथ में स्टैंडर्ड एरर आ जाती है। तो यहाँ पे हम जो है नॉर्मली टी अल्फ़ा बाई 2 टी डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज़ करेंगे, इसमें जो है वो जी का कंसेप्ट नहीं है। सो स्टेटिस्टिक जो हमारे पास इसकी यूज़ होगी वो दैट इज़ इक्वल टू डी बार, साथ में आ जाएगा प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 और साथ में एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। इस फार्मूला को यानी कि जो स्टैंडर्ड एरर है उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इंटरवल बन जाएगा जिसके दरमियान हम कहेंगे कि हमारा अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाई कर रही है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। हमने कहा था कि एक स्टडी इज़ डिज़ाइन इन ऑर्डर टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैथमेटिकल कोर्स, द प्री एंड द पोस्ट कोर्स ऑफ द 20 इंडिविजुअल्स आर रिकॉर्डेड एज, यानी कि जो एक मैथ का कोर्स ऑफ़र किया गया है और उसकी इफेक्टनेस को चेक करने के लिए इस कोर्स को पढ़ाने से पहले बच्चों का एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट ले लिया गया है और उस कोर्स को पढ़ाने के बाद जो है उनका जो है स्कोर्स उसी तरह का एक टेस्ट ले लिया गया है। सो यहाँ पे वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन डिफरेंस अमंग स्कोर्स। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हमारे सैंपल इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, क्योंकि सेम इंडिविजुअल है उसी का हम पहले भी स्कोर्स को नोट कर रहे हैं और बाद में उसी इंडिविजुअल का दोबारा टेस्ट लेके फिर उसके स्कोर्स को नोट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट सैंपल होंगे या इसको हम मैच सैंपल भी कह सकते हैं। सो इसमें हमारे पास पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के हम जो है फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसके पॉइंट एस्टिमेटर निकालने लगें तो वो क्या होगा जी, दैट इज़ इक्वल टू डी बार समेशन डी ओवर एन। तो डी क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स, यानी कि आफ्टर माइनस बिफोर, पोस्ट वाले मार्क्स को हम बिफोर वाले मार्क्स से जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका डी निकल आएगा। वहाँ से हम डी बार निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ डी ओवर एन करेंगे और इसी तरह से हम इस डी की स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे। ये डी की स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरह से है जिस तरह से हम एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन लेते थे, तो हम इसका डी स्क्वायर निकाल लेंगे और इस फार्मूला में एस डी के फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास एस डी निकल आएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, दैट इज़ स्टेटिस्टिक्स प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम और साथ में स्टैंडर्ड एरर है। सो डी बार की वैल्यू पुट की, एस डी की वैल्यू पुट की और टी अल्फ़ा बाई 2 एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका जो वी का फार्मूला होता है वो होता है n माइनस 1 और n कितना है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स दैट इज़ 20 माइनस 1 करेंगे तो 19। सो टेबल में हम ये देख सकते हैं कि टी अल्फ़ा बाई 2 यानी कि टी 0.025 एट 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2.093 की इक्वल है। सो हमने डी बार की वैल्यू, टी की वैल्यू, एस डी की वैल्यू और एन की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास एक इंटरवल निकल आया
एक दफ़ा हम उसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। माइनस करने से वैल्यू आई 0.72 और प्लस करने से वैल्यू आई जी 3.38। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्री और पोस्ट जो मार्क्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कम से कम 0.72 और ज़्यादा से ज़्यादा 3.38 आ रहा है। और इस बात के कितने चांसेस हैं जी? 95% चांसेस हैं कि 95% टाइम ये जो डिफरेंस है इन स्कोर्स के दरमियान रहेगा और 5% इसके बाहर भी जा सकता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमने बात की थी कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस दो तरह का होता है कि एक तो हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे होते हैं और दूसरा ये है कि हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को की वैल्यूज़ स्पेसिफाइड वैल्यू को या पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में किसी स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम अपने किसी स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस या अजम्पशंस को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। और टेस्टिंग हाइपोथेसिस का भी फार्मूला बनाने का हमारा तरीका यही था, जी का या टी का, कि हम एरर ओवर स्टैंडर्ड एरर लेते हैं। एरर क्या है जी? सिंगल मीन के केस में क्या था जी? एक्स बार हमारे पास स्टेटिस्टिक्स थी और ट्रू पैरामीटर क्या था जी? म्यू था और नीचे सिग्मा ओवर एन स्क्वायर उसकी स्टैंडर्ड वेरिएशन यानी कि स्टैंडर्ड एरर आ गई थी। तो अब हमारे पास फार्मूला में क्या चेंज आएगी जी? हमारे पास आ जाएगा डी बार माइनस म्यू ऑफ डी और नीचे आ जाएगा एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट और यहाँ पे हम टी का फार्मूला यूज़ करेंगे। और हमारा जो प्रोसीजर होगा, जो 6 स्टेप्स होते हैं कि हम हाइपोथेसिस सबसे पहले स्टेप में क्या बनाते हैं जी? हाइपोथेसिस जो हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में क्लेम किया जाता है या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं उसको हम नल हाइपोथेसिस में रखते हैं, या जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है हम उसको जो है नल हाइपोथेसिस में रखते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं जी? कि हमारे पास यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस में ये कहेंगे कि दोनों जो प्री और पोस्ट का कोई डिफरेंस नहीं है या पहले वाले सैंपल का और बाद वाले सैंपल का कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि जो डिफरेंस का मीन है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अल्टरनेटिव में क्या आएगा जी? दोनों के दरमियान फ़र्क मौजूद है या देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन ऑफ द टू ग्रुप्स, के जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है आइदर पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो जब आप लिखेंगे कि म्यू ऑफ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये आपके पास टू टेल टेस्ट होगा। और जब आप कहेंगे कि जी म्यू ऑफ डी इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि जी आफ्टर वाला जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। और जब म्यू डी इज़ लेस देन 0 इसका मतलब क्या है जी? आफ्टर वाला नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्लड प्रेशर के साथ कंसर्न होंगे ट्रीटमेंट के साथ तो हमारा अल्टरनेटिव बनेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। और अगर हम कोई वेट गेन का देख रहे हैं तो हमारा कंसर्न क्या होगा कि म्यू डी इज़ ग्रेटर देन 0। और जब हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंस डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि म्यू डी इज़ इक्वल टू 0 नल हाइपोथेसिस में, और अल्टरनेटिव में आएगा म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। फिर हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लिखते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है जी? दैट इज़ एरर ओवर स्टैंडर्ड एरर। एरर क्या है जी? दैट इज़ डी बार और माइनस म्यू ऑफ डी और नीचे स्टैंडर्ड एरर क्या है जी? एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। एस डी का फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला है जिस तरह से हमारे पास जो था स्टैंडर्ड एरर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला है। सिर्फ फार्मूला में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया है जी? डी आ गया। और डी हमने कैसे निकालना है? वाई माइनस एक्स करके। चौथे स्टेप के अंदर हम कैलकुलेशंस करेंगे। पाँचवें स्टेप के अंदर हम क्रिटिकल रीजन लिखते हैं। और क्रिटिकल रीजन किसको लेकर जाता है जी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर टू टेल है यानी कि म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो हम टी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा लेंगे। और जब ग्रेटर वाला है तो हम ग्रेटर वाला यूज़ करेंगे और जब लेस वाला है तो हम लेस वाला यूज़ करेंगे। और छठे स्टेप्स के अंदर अगर हमारे पास क्रिटिकल रीजन में ट्रू मिला तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन टर्म ऑफ मीन। यहाँ पे हम उसी एग्जांपल को लेते हैं जी। हमने कहा है कि हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स का हमने मैथमेटिकल कोर्स ऑफ़र करने से पहले और ऑफ़र करने के बाद उनका एक टेस्ट लिया है, क्योंकि हमारे पास ऑफ़र करने से पहले और ऑफ़र करने के बाद जो हमने टेस्ट स्कोर नोट किए हैं वो एक ही इंडिविजुअल्स के किए हैं। ये जो हमारे पास दोनों सैम्पल्स हैं ये आपस में रिलेटेड सैम्पल कहलाएंगे। यहाँ पे हम इनका जो है वो डिफरेंस निकाल लेंगे कि आफ्टर माइनस बिफोर। स्टेटमेंट ये है कि डू द डेटा प्रोवाइड सफिशेंट एविडेंस दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस अमंग मीन ऑफ प्री एंड पोस्ट कोर्स, के जो प्री और पोस्ट कोर्स के दरमियान जो डिफरेंस है
वो सिग्निफिकेंट है या कि नहीं है। तो हम नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे जी कि म्यू ऑफ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पहले हम इसको हाइपोथेसिस को क्या लिखते थे, म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्योंकि उनका डिफरेंस को नोट कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट सैंपल का केस है, तो हम कहेंगे जो म्यू ऑफ डी है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो और अगर जब वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज़ इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों के स्कोर्स आपस में एक जैसे हैं। लेकिन हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस मौजूद है, यानी कि म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ना दिया हो तो हम नॉर्मली जो है वो 5% लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा हम ले लेंगे 0.05। थर्ड स्टेप में हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू डी बार माइनस म्यू ऑफ डी एस टी और एन स्क्वायर रूट। चौथे स्टेप के अंदर हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है। डी बार की वैल्यू पुट कर देंगे, एस डी की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू डी की वैल्यू एच नॉट के अंदर हम देख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। टी की वैल्यू कैलकुलेटेड आई 3.231। पाँचवें स्टेप के अंदर हमने जो क्रिटिकल रीजन लिखा है वो किसको देख के लिखेंगे जी, क्रिटिकल रीजन हमेशा देख के लिखा जाता है जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये टू टेल टेस्ट था, सो इसलिए यहाँ पे लगेगा जी टी मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये 3.23 नेगेटिव भी होता तो हम मॉड की वजह से इसको पॉजिटिव बना लेते, और टी अल्फा बाई टू यानी कि 0.025 को 19 में हमने देखा तो दैट इज़ 2.09। सो हमारे पास क्या बना जी, क्रिटिकल रीजन 3.23 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2.09। इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि जो हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं या जो सारी हमने स्टडी डिज़ाइन की है वो किस पर्पज़ के लिए की थी कि एच नॉट को रिजेक्ट कर सकें और कहें कि जी दोनों जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनके दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस मौजूद है। सो वी विल, यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, वी विल रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन्स, यानी कि जो प्री और पोस्ट के मीन के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस मौजूद है। ये आज का लेक्चर था। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम फर्दर इसकी जो है एग्जांपल्स उसको किसी भी बुक से फर्दर ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।